दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 है, जिसके अंतर्गत असिस्टेंट कलेक्टर माने एसडीएम को, एसडीएम का मतलब जिले में कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उप जिले में अर्थात तहसील में असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं माने एसडीएम। उनको ये पावर दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर ग्राम सभा की ऐसी भूमि पर या ऐसी लैंड पर, ऐसी प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से कब्जा करता है और वहां कोई मकान बना लेता है या खेती करता है, तो उस व्यक्ति को उस मकान या खेत से कैसे बेदखल किया जाए। तो असिस्टेंट कलेक्टर के न्यायालय से एक नोटिस जारी की जाती है उस व्यक्ति के विरुद्ध, और ये धारा 67 की कार्रवाई किसी के प्रार्थना पत्र से प्रारंभ हो सकती है। वो लेखपाल हो सकता है या कोई और क्षुब्ध व्यक्ति हो सकता है जो एक प्रार्थना पत्र दे और ये प्रोसीडिंग शुरू हो जाए। तो दोस्तों आज यही टॉपिक है, और इसमें वीडियो के बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। माने अगर कोई इस तरीके का कब्जा है तो धारा 67A उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता से कैसे उसको लाभ मिलेगा और क्या क्या लाभ मिल सकता है और किनको किनको लाभ मिल सकता है। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको उस लाभ की जानकारी लेनी है तो वीडियो पूरा देखें, अधूरी जानकारी आप लोगों को ना रहे। दोस्तों धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, जो इससे पहले यूपी का जेडे था, एनडीएलआर एक्ट, तो यूपी जेडे में माने जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में यही धारा 122B हुआ करती थी। तो धारा 67 की नोटिस का मतलब है कि आपने माने उस ग्राम सभा के किसी व्यक्ति ने या किसी अदर पर्सन ने कोई एक भूमि का टुकड़ा उस ग्राम सभा का कब्जा कर लिया है, और कब्जा करके कब्जे की प्रकृति क्या है, वो मकान बना करके हो सकता है, खेती करके हो सकता है, यहां तक कि पेड़ लगा करके भी आपने कर लिया, ये लिखते हैं। और ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जो नोटिसेस आते हैं आप लोगों में से जो देख रहे होंगे, क्योंकि इसको दोनों प्रकार के लोग देखते हैं, जिनके पास कभी ऐसी नोटिस आई होगी वो भी हमारे मित्र देख रहे हैं, या जिन लोगों ने लेखपाल से या स्वयं कंप्लेंट करके किसी को नोटिस भिजवाई होगी वो मित्र भी हमारे देखते हैं। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है वो एजुकेशनल पर्पस से है, ताकि आपको सही बात की जानकारी हो जाए, आपको भ्रम ना रहे। तो जब ये नोटिस जाती है तो इस नोटिस में असिस्टेंट कलेक्टर के न्यायालय को ये अधिकार है कि वो लिखें कि आपने माने उस व्यक्ति का नाम जिसको नोटिस जा रही है, आपने इस ग्राम सभा की या इस मौजे की इस गाटा संख्या पर, गाटा संख्या का मतलब होता है उस खेत की संख्या, उस खेत का एक नंबर जिस पर आपने कब्जा किया हुआ है, उसका पार्ट भी लिखते हैं। इस गाटा संख्या के इतने क्षेत्रफल पर, एक निश्चित, वो 2 बिस्वा हो सकता है, 5 बिस्वा हो सकता है, पूरा हो सकता है, इतने क्षेत्रफल पर ये अतिक्रमण करते हुए वो लिखते हैं कि क्या अतिक्रमण किया हुआ और अवैध कब्जा कर लिया है, और क्यों ना आपको इस कब्जे से बेदखल किया जाए, कर दिया जाए। और जिससे ये भी लिखते हैं कि ये अवैध कब्जा करने से इतने रुपए के राजस्व की हानि ग्राम सभा को हुई है, तो इसकी आपसे वसूली भी की जाए और आपको क्यों ना बेदखल कर दिया जाए। तो दोस्तों ऐसी नोटिस जब आदमी को मिलती है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, और उस नोटिस का वहां जवाब देना होता है। एक टाइम दिया होता है कि इस डेट को आप यहां आइए, न्यायालय में अपनी बात बताइए। क्योंकि दोस्तों असिस्टेंट कलेक्टर का न्यायालय रेवेन्यू न्यायालय है, माने राजस्व न्यायालय है, और ये तहसील में ही असिस्टेंट कलेक्टर माने तहसील में ही होते हैं। तो वहां आप जाकर के बता सकते हैं कि हाँ हमने कब्जा कर लिया है, और क्यों कर लिया है या कब्जा नहीं किया है, जो भी स्थिति है आप बता सकते हैं, और उस पर जो भी निर्णय होना होगा वो ले लिया जाएगा। तो दोस्तों अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया प्रोविजन यह है कि जब आपको ऐसी कोई नोटिस मिले तो आप तत्काल धारा 67A या 67 का के आधार पर आइए। अब देखो उसमें क्या प्रोविजन किए गए, ये पहले नहीं थे। तो दोस्तों अब ये जो धारा 67A में प्रोविजन किए गए हैं, ये प्रोविजंस ये कहते हैं कि आपने अगर गांव सभा की किसी ऐसी भूमि पर
जो किसी विशेष काम के लिए आरक्षित नहीं थी। अब ये आरक्षित कैसे होती है? किसी विशेष काम के लिए। जैसे कोई तालाब है तो तालाब का एक गाटा नंबर होता है, उसका क्षेत्रफल होता है 2 बीघे, 5 बीघे, 10 बीघे या इतने हेक्टेयर। तो वो तालाब गांव में वाटर लेवल बढ़ाने के लिए और जानवरों के पानी पीने के लिए और बरसात का पानी स्टोर होने के लिए होता है। माने वो सभी लोगों के प्रयोग में आएगा, कोई एक व्यक्ति के नहीं। तो वो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए हुआ। दूसरा, कोई खेल का मैदान हो सकता है जहां उस गांव सभा के सभी लोग आकर के खेलेंगे। वो स्कूल के लिए अलॉटेड जगह हो सकती है, खाद के गड्ढों के लिए अलॉटेड जगह हो सकती है, खलियान हो सकता है। खलियान का मतलब है 10, 20, 25 किसान आसपास के वहां पर अपनी फसल की कटाई मड़ाई करते हैं और कृषि अवशेष उठा करके बाद में उसको डिस्पोज कर देते हैं या वहां रखा रहता है। आप ही लोगों ने देखा होगा, खलियान है, उसमें गेहूं काट लिया, भूसा रखा है 2 दिन 4 दिन, इसके बाद अपने घर में स्टोर कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसी किसी लैंड में जब आप कोई कब्जा करेंगे या कब्जा आपने कर लिया है तो उसका लाभ आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो ऐसे प्रयोजन के लिए भूमि थी, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए। उसका एक निश्चित व्यक्ति, एक व्यक्ति यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने उसी गांव के एक ऐसे लैंड पर जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नहीं है, किस तरह की है, जैसे ऊसर है, बंजर है या नवीन परती है या आबादी है, हरिजन आबादी है, आबादी तो ऑलरेडी भरी हुई होती है, हरिजन आबादी है, और कुछ मोड ऐसे हैं जो सार्वजनिक प्रयोजन के नहीं है, और आप ही उस भूमि की प्रकृति से समझ लें, इसको कैसे समझें कि ये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए है कि नहीं। जैसे स्कूल बना होगा, अगर स्कूल बनने के लिए अलॉटेड जमीन है, अलॉटमेंट हुआ है, तो वो स्कूल जो बनेगा उसका प्रयोजन है कि उस गांव में, उस मौजे में रहने वाले जो भी लोग हैं उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये जो गांव सभा है ये एक प्रकार की पूरी व्यवस्था है, और ऐसी व्यवस्था है जैसी अपनी भारतीय संसद में होती है। संसद में भी एक प्रधानमंत्री होता है, वहां भी प्रधान है, प्रधानमंत्री की पूरी सेक्रेटरिएट होती है, तो उनके वो सदस्य हैं 10-12 लोग। इसके अलावा पूरे वोटर हैं जिन लोगों ने वोट दिया हुआ है। एक छोटी सी ग्राम संसद के रूप में है, और वो भी है, वो समितियां बनी होती हैं अलग अलग, भूमि प्रबंधक समिति है, ग्राम सुरक्षा समिति है, और कई समितियां हैं, उनसे वो अलग अलग काम करते हैं। तो पूरा उनको एक प्रकार से सब अधिकार है, तो उनको अपने यहाँ के नियम और कानून बनाने का भी राइट है, वो कानून बनाते भी हैं। तो दोस्तों, ये जिस तरीके से अगर कोई सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है तो उस पर यह अधिकार लागू नहीं होगा। और ये जो SC ST और OBC की बात मैंने बताई, इसको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इसमें 2 क्लासेज हैं जो मैं स्पेसिफिक आपको बाद में बताऊंगा और विशेष हैं। अगर ये दोनों बातें हैं तो आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और हमारे पास बहुत कमेंट्स आते हैं और ज्यादातर लोग इन्हीं बातों से परेशान हैं। तो अगर आपने किसी ऐसी भूमि पर मकान बनाकर कब्जा किया है, वो भी 29/11/2012 के पहले, तो आपके हक में, आपके पक्ष में उस नोटिस का उपशमन कर दिया जाएगा और उस मकान का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। माने उस मकान के आप ही मालिक रहेंगे, बशर्ते 2 क्लाज हैं, बल्कि 3 क्लाज हैं। आपको 3 चीजें पूरी करनी है। पहला, आप उसी गांव सभा के निवासी हों, उसी मौजे के मजरे के निवासी हों जहां आपका कब्जा है। दूसरा, आपने जो कब्जा किया है वो कब्जा सार्वजनिक भूमि पर ना किया हो, और 200 वर्ग गज से ज्यादा लैंड पर ना किया हो। ये नहीं कि आपका गांव सभा में किसी 5 बीघे की जमीन में मकान बना खड़ा है तो आपके नाम कभी बंदोबस्त नहीं होगा। और तीसरा है, ये जो दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये हनेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट से कोड हुआ है, और वो केस, उसका जजमेंट सहित हमारे चैनल पर वीडियो इससे पहले मैंने डाला था, उसमें मैंने पूरा साइटेशन के साथ दिया हुआ है, केस लिंक भी दिया है, आप लोग चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। 200 वर्ग मीटर से ज्यादा जगह में आपका मकान नहीं होना चाहिए, अगर है तो आपको धारा 67A का लाभ नहीं मिलेगा। और तीसरी और सबसे बड़ी बात है, ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं जो होता है, तीसरी बात यह है कि आपके पास पहले से कोई मकान नहीं होना चाहिए उस गांव में। ये नहीं कि 3 मकान बने खड़े हैं और इधर एक कब्जा करके और नया ले लिया, बाद में उनको धीरे से बेच लिया, तो आप भूमाफिया की श्रेणी में ना आते हो।
आप रियल में जेन्युइन पर्सन हैं, और ये इसलिए किया गया है, आप जेन्युइन पर्सन हैं, आप वास्तविक, आपको नीड है, आपसे कभी कोई छत नहीं छीनी जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे नेता लोग बयान देते हैं कि गरीब लोगों को मकान से छीने जा रहे हैं, गरीब कहां रहेगा। अरे दोस्तों, गरीबों के लिए ही तो सरकार ये व्यवस्था करती है कि अगर उसने बना लिया है, उसको रहने की जगह नहीं होगी तभी बनाया, नहीं तो कम ही लोग ऐसे हैं, या तो उनका हृदय इतना मजबूत हो कि जो मैं पैसा लगा रहा हूं बर्बाद हो जाए तो कोई फर्क नहीं, इतना कमा ही नहीं पाता आदमी। अगर उसको ऐसी आशा नहीं है, छत की आवश्यकता नहीं है, तो जल्दी कोई बनाता नहीं, कब्जा बिना बनाए ही कर लेता है, दूर से रहता है कि ये हमारा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने छत डाल ली है और वो वहां रह रहा है, उसके पास उस गांव में कोई दूसरा मकान भी रहने के लिए नहीं है, तो फिर उसी व्यक्ति के पक्ष में सेटलमेंट कर दिया जाता कि आज से ये लैंड इसी की है। और इसी में एक नियम और नया है, उसको भी समझ लें। 29/11/2012 से पहले का कोई मकान बना है ग्राम सभा की भूमि पर, ऊसर में, बंजर में, नवीन परती में, और कई ऐसे मोड हैं, किसी दिन विशेष रूप में इसका कोई एक शार्ट्स बना देंगे, उसमें डाल देंगे। इसके अलावा अगर ग्राम सभा की लैंड से इतर किसी व्यक्ति विशेष की भूमि पर 29/11/2000 के पहले, सन 2000 के पहले, माने अब इस समय 2024 है, तो लगभग 24 साल पहले अगर किसी अन्य व्यक्ति की जमीन पर भी किसी ने मकान बना लिया है तो उसको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अगर किसी ने मकान बना लिया है तो उसको डिस्पोजेस नहीं किया जा रहा। दोस्तों, ये कानून है, और 2006 में राजस्व संहिता लागू हुई है। उस समय जिनकी सरकार थी उनको आप कहिए, आपको काम अच्छा लगे तो आप उनकी बड़ाई करिए, आपको काम अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उनकी आलोचना करिए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं किसी सरकार के पक्ष में खड़ा हूं, मैं तो आप लोगों के पक्ष में हूं, जनता का आदमी, चूंकि मैं भी जनता ही हूं। तो दोस्तों, 2000 के पहले, 29/11/2000 के पहले अगर पब्लिक की किसी लैंड पर, जैसे मान लीजिए आपका खेत है और किसी ने उसमें मकान बना लिया, छत डाल ली, तो 29/11/2000 के पहले का उसका कोई प्रमाण है। प्रमाण के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर चाहे तो आप चैनल पर जाकर के और पूरी हमारी लिस्ट देख लें, प्ले लिस्ट भी है और एक वीडियो भी है, उससे भी देख सकते हैं। तो उस पर भी अगर किसी ने मकान बना लिया है तो उसको कभी उस जगह से डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, उस व्यक्ति के पक्ष में ही। और ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपको नोटिस तो 67 की गई है और बाद में आप आए हैं तो आपने कहा कि साहब ये जो नोटिस हमें गई है ये गलत है, इसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि जिस जगह हमारा मकान बना है वो ग्राम सभा की लैंड नहीं, फला फला की लैंड में बना है और इतना पुराना है। तब उस स्टेज में जब मामला आगे बढ़ेगा और ये आएगा कि हाँ उनकी लैंड में मकान बना है, तो मकान हटाए जाने का कोई प्रोविजन नहीं है, हटाया नहीं जाएगा, आपके ही पक्ष में सेटलमेंट कर दिया जाएगा। और ये केवल इसलिए है कि हर व्यक्ति को छत मिल जाए। आपको 24 साल तक, या 2000 का था मामला, 2006 में राजस्व संहिता 16 में लागू हुई है, तो 16 साल तक आप कहां बने रहे, माने आपकी जमीन पर कोई मकान बनाता है और उसमें रहने लगता है, आप उसको मना नहीं करते हैं, तो आप बाद में उसको कैसे मना करेंगे। ये स्टॉपेल का सिद्धांत है, माने विबंध का सिद्धांत, कि कोई व्यक्ति एक बार ये कहता है तो दोबारा उसको अपनी बात से पलटने नहीं दिया जाता, उसको उसी बात पर कायम रहना पड़ता है। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर चर्चा हुई है। धारा 67 और 67A उत्तर प्रदेश के लिए है खास तौर पर, और अगर हमारे कई साथी किसी अन्य स्टेट के लिए कोई विशेष बात पूछना चाहेंगे तो उसके लिए भी स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की चूंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है और इस तरीके के मामले बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे लगा कि इस पर यह विशेष वीडियो होना चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। और दोस्तों, इससे संबंधित और भी कई वीडियो मैंने बनाए हैं, उनके लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, आप लोग चाहें तो उससे देख सकते हैं। और इस तरह से आप अपने मकान पर बने रह सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप भूमाफिया हैं, भूमाफिया का अर्थ है आपके 4 मकान बने हुए हैं, एक और एडिशनल आप मकान चाहते हैं, उसके लिए आपने कोई लैंड कब्जा कर ली है या कोई सार्वजनिक प्रयोजन की ऐसी भूमि पर कब्जा कर लिया है जिस पर कब्जा किसी को नहीं। सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि का मतलब है कि वो भूमि जिस काम के लिए अलॉट की गई है उस पर वही काम किया जाएगा, दूसरा काम नहीं किया जा सकता, वो विधि की दृष्टि में गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, जो स्पेसिफिक काम के लिए लैंड है उस पर वही काम किया जाएगा। लेकिन अगर आपने ग्राम सभा की लैंड पर कोई मकान बना लिया है तो वो आपको
दिलाने की मैं प्रैक्टिकली क्षमता रखता हूं और इस पर कानून है। अगर आप लोग में से कोई ऐसा है जो पीड़ित है, प्रताड़ित है, तो मुझसे एक ऐप है कॉल मी 4 ऐप, उससे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ज्यादा उसका चार्जेस भी नहीं है, 20 रुपए प्रति मिनट बात करने का चार्ज है, वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस पर अपने मोबाइल पर ऐप इंस्टॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और राय ले सकते हैं। राय लेने का मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।